हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो टीचिंग के हर एग्जामों में पूछा जाता है। सी टेट हो या यूपी टेट हो या आपका रीट हो, एस टेट हो, कोई भी टेट हो, ये इस टॉपिक से अनिवार्यतः एक प्रश्न आता है। खास तौर पे रीट में तो एकदम कंफर्म एक नंबर पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से, एक ही वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आइए हम परिवहन के साधन का ये टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे परिवहन के साधन, सबसे पहले आपका परिवहन के साधन की ही बात करेंगे। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से परिवहन होते हैं, तो पहले इसी पे चर्चा करेंगे। तो परिवहन के प्रकार, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन पहले भूतल परिवहन एक होता है। उसके बाद भूतल में ही आपका सड़क परिवहन आ जाता है। उसके बाद रेल परिवहन आ जाता है। नेक्स्ट आप करेंगे तो जल परिवहन की होता है। जल परिवहन के अंतर्गत आपका आंतरिक जल आ जाता है, आंतरिक जल परिवहन। उसके बाद महासागरीय जल परिवहन आ जाता है। एक आप देखेंगे तो आपका वायु परिवहन होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत से प्रत्येक टॉपिकों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए सड़क परिवहन के बारे में जानते हैं। आपका सड़क परिवहन आसानी से प्रयोग में लाए जाने वाला एक माध्यम है। सड़क परिवहन आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य जो द्वारा सड़क परिवहन को प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। बात सही है। इस पर वाहनों की संख्या सबसे अधिक रहती है, ये भी सही है आपका। सड़कें परिवहन या अन्य सभी माध्यमों का आधार है, क्योंकि सड़कों के द्वारा परिवहन के अन्य साधनों तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सड़कें ही ऐसी ऐसी वो अनुभूति है जो हमें एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है और हमें कहीं तक भी एक दूसरे माध्यम तक भी पहुंचा सकती है। इस माध्यम से उस माध्यम तक भी पहुंचा देती है। उसके बाद आपका इसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमेशा की पेपरों में पूछ लिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत हुई थी आपका 2000 से। अब तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना ही इसमें से पूछता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप याद ध्यान में रखेंगे इसकी शुरुआत आपका सन 2000 से हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सड़कों का वर्गीकरण। सड़कों का वर्गीकरण में आपका एक्सप्रेसवे में एक बांटा गया है, एक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में बांटा गया है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो राज्य मार्ग में बांटा गया है। तो आइए पहले कौन के क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण व रख रखाव का कार्य केंद्रीय सरकार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है, या प्राधिकरण करता है। उसके बाद वही आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का देखेंगे तो ये राजमार्ग प्रमुख बंदरगाहों, विदेशी राजमार्गों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, बड़े औद्योगिक व पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ता है। और वही देखेंगे इसका संचालन का कार्यभार, इसके संचालन हेतु केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसके निर्माण व रख रखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। वही आपका अब राज्य मार्ग के बारे में देखेंगे तो ये राज्य के मुख्य मार्ग हैं। जो राज्य मार्ग होता है ये राज्य का मुख्य मार्ग होता है, जो जिला मुख्यालयों तथा राज्य के मुख्य शहरों को आपस में एवं राष्ट्रीय राजमार्गों को से जोड़ते हैं। इसके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य केंद्र प्रशासनिक सरकार की होती है। उसके बाद वही इसमें एक और योजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूमन पेपरों में पूछ लिया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, जो 4 शहरों को जोड़ती है, मुख्यतः दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। 6 लेन की सड़क है जो ये 4 शहरों को जोड़ती है। और ये राजस्थान में महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए हो जाता है कि रीट के एग्जाम में राजस्थान प्रवेश से पूछता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजस्थान के 7 जिलों को टच करती है। उसमें से हम आपको बता दें ऐसे ही
अलवर को टच करती है, जयपुर को टच करती है, अजमेर से होते हुए गुजरती है, चित्तौड़गढ़ आपका भीलवाड़ा है, उदयपुर है, दुंगीपुर, इन 7 जिलों से आपका ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जुड़ी हुई है। इसके बाद अब आगे बात करेंगे तो भारत माला परियोजना, ये भी एक वो है जो नए राजमार्ग को बनाता है, उसके बाद अधूरी योजनाओं को जोड़ता है। इसका प्रमुख कार्य एवं प्रमुख उद्देश्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, वो है आपका ये चारों धामों को जोड़ता है। जैसे केदारनाथ आपका हुआ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों को जोड़ने का कार्य किया गया है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। आइए आगे हम नेक्स्ट रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं। रेल परिवहन मध्य दूरी तथा लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा व सस्ता साधन है। देश में माल ढोने एवं यात्री परिवहन का मुख्य साधन रेल ही है। वही अब आगे देखेंगे तो भारत में रेल मार्ग का निर्माण 1850 ईस्वी में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। देश में यात्री ट्रेन की सेवा का आरंभ सबसे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। यह बोरी बंदर यानी मुंबई से थाणे के बीच में 33.81 किलोमीटर तक चलाई गई थी। वही आप आगे देखेंगे तो रेलवे को हमारे संविधान में संघ सूची का विषय बनाया गया है। अतः रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल रोजगार के क्षेत्र में भी भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने की संस्था है। और उसके बाद आप रेलवे नेटवर्क की बात करें तो विश्व में ये चौथे नंबर पर आता है। आप पहले नंबर पर आपका अमेरिका का रेलवे नेटवर्क है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो चीन है, तृतीय नंबर पे रूस और चौथे नंबर पर हमारा भारत है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक तमिलनाडु तक का है। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करेंगे तो हम वही बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। इसका आरंभ 26 जनवरी 2013 में इस सुरंग को आरंभ किया गया था। उसके बाद वही अब आगे देखेंगे तो देश के प्रथम पर्वतीय रेल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, वही सबसे ऊंचा रेलवे मार्ग है। वही अब आगे बात करेंगे तो आप भारत के प्रथम भूमिगत मेट्रो रेलवे कोलकाता मेट्रो रेलवे है। यह 24 अक्टूबर 1984 को आरंभ हुई थी। उसके बाद वही अब राजस्थान में जयपुर मेट्रो की शुरुआत आप देखेंगे तो वही आपका 3 जून 2005, ये महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि राजस्थान के पेपर में अधिकतर राजस्थान का ही पूछेगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान दें। 3 जून 2005 को जयपुर मेट्रो रेलवे का शुभारंभ किया गया था। वही अब आगे देखेंगे तो आप राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में हुआ। 11 अगस्त आपका वही 1879 को अजमेर में लोको कारखाना स्थापित किया गया, जहाँ रेलवे के आपके इंजन बनाए जाते हैं। जिसमें से 1895 यानी 1895 में पहला लोको इंजन बन के तैयार हुआ था। वही अब आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान में मार्च 2019 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई 5937 किलोमीटर हो गया है, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 8.81% है। राजस्थान में रेल मार्ग व उसके प्रबंधन के लिए एक जोन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कार्य करता है, जो पूरे राजस्थान को अपने कंट्रोल में रखता है और उसका पूरा रेलवे का देखभाल वही करता है। इसकी स्थापना आपका 1 अक्टूबर 2002 को हुआ तथा इसका मुख्यालय जयपुर में आपका स्थापित है। आप ध्यान देंगे। वही अब आपकी बात किया जाए जल मार्ग का, तो आप जल मार्ग का बात करेंगे तो इसमें जल परिवहन सस्ता एवं सुविधाजनक होता है। जल परिवहन आपका सस्ता एवं सुविधाजनक होता है। ये सबसे धीमी गति का परिवहन साधन है। ये आपका सबसे धीमी गति का परिवहन साधन है।
भारतीय माल परिवहन के लिए यह परिवहन का उत्तम साधन माना जाता है। परिवहन के लिए जैसे कच्चा माल लाना हो एक जगह से दूसरा जगह, तो अधिकतर जल मार्ग से ही लाया जाता है। यह परिवहन बहुत प्राचीन साधन है। भारत में जल परिवहन की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी में सबसे अधिक जल परिवहन का कार्य किया जाता है। जल परिवहन को दो भागों में विभक्त किया गया है। आपका जल परिवहन को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका आंतरिक जल परिवहन और वही दूसरा सागरीय या महासागरीय जल परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन में आपका नदियाँ, नहरें व झील आंतरिक जल परिवहन के माध्यम है। वही आपका सागरीय में बात किया जाए तो वही सागरों महासागरों में परिवहन का महासागरीय जल परिवहन कहा जाता है। सागरों और महासागरों में जो परिवहन किया जाता है उसी को हम महासागरीय जल परिवहन कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे वायु परिवहन की। तो आपका वायु परिवहन में, भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में, आपका 1911 में माना जाता है। 18 फरवरी 1911 में सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा डाक ले जाई गई थी। आपका ये डेट मेंशन किया है जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, पूछ सकता है। वही आप आगे देखेंगे। भारत में जल परिवहन के विकास में श्री J.R.D. टाटा का महती योगदान है। आपका वही J.R.D. टाटा जो इस समय रतन टाटा ग्रुप के मालिक हैं, उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें भारतीय विमानन का पिता कहा जाता है। अगर आगे आपकी बात करेंगे तो संचार के साधनों की बात किया जाए। आपके संचार के साधन, परंपरागत संचार साधन में आपके संदेशवाहक आ जाते थे, डाक तार सेवा आ जाता था, समाचार पत्र आ जाता था, रेडियो आ जाता था। उसके बाद उसी में आपका देखेंगे तो पत्रिका आपकी आ जाती थी। तो आप तो मुख्यतः हम लोग आज के समय में बस इसमें से एक ही को ज़्यादा रेफर करेंगे और एक ही के बारे में हमें जानकारी होगी, जो आपका समाचार पत्र होगा। बाकी बहुत ही कम ही पता होगा अब के समय में। वही आपका आधुनिक संचार जो हम लोगों के समय में चल रहा है। आधुनिक संचार के बारे में बात की जाए तो आपका टेलीफोन आ जाता है, उसी में फैक्स आपका आ जाता है, ईमेल आ जाता है, उसके बाद टेलीविज़न आ जाता है, आपका मोबाइल आ जाता है। वही आप अब प्रिंट माध्यम से बात किया जाए तो प्रिंट माध्यम में आपका समाचार पत्र आ जाता है, पत्रिकाएं आ जाती है, पीरियोडिकल आ जाता है। वही अब आप इलेक्ट्रिकल माध्यम की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक माध्यम की बात की जाए तो आपका रेडियो आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, ईमेल आ जाता है, इंटरनेट उसी में आता है, टेलीफोन भी आ जाता है, टेलीप्रिंटर आ जाता है, आपका मोबाइल आ जाता है। वही व्यक्तिगत संचार की बात किया जाए, पर्सनल व्यक्तिगत संचार की बात किया जाए तो आपका डाक तार आ जाता है, पत्र आ जाता है, टेलीफोन आ जाता है, मोबाइल आपका आ जाता है, ईमेल आ जाता है, संदेशवाहक आ जाता है। तो व्यक्तिगत संचार के साधन होते हैं। वही आपका सामुदायिक संचार के साधन की बात किया जाए तो आपका समाचार पत्र आता है, पत्रिकाएं आती है, टेलीविज़न आता है, आपका रेडियो आ जाता है। वही आप अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रसार भारती, जो आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना चाहिए, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। प्रसार भारती देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करने और रेडियो तथा टेलीविज़न पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये आपको डेट और इसका जगह मुख्यालय आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आइए अंत में कुछ बात करते हैं यातायात के नियमों के, जो नियमों के बारे में ऐसे भी सभी को जानना जरूरी होता है। क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए सड़क पे ट्रैफिक में चलते समय। आपको सड़क पर ड्राइविंग करते समय ओवरटेक ना करें। कोई आगे आपसे अब निकल रहा है तो उसको निकलने दें। आप अपना सामान्य चाल बनाए रखें और दूरी बना के चलें। कहाँ ये संभव है, इस समय लोग नहीं करते हैं ऐसा। बहुत ज़्यादा और लगातार हॉर्न का भी उपयोग ना करें, ये भी सही है। इरिटेट लोग हो जाते हैं आगे वाले, इसलिए इसे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब कोई वाहन एक तरफा रोड में होते हैं तो उन्हें फॉलो करना चाहिए तथा उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए।
जब कोई अगर मान लीजिए एक लेन पे सारे गाड़ियाँ चल रही है तो आपको उन्हीं के सहारे में चलना चाहिए और नियम को फॉलो करना चाहिए, बीच से इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो लेन अनुशासन बनाए रखें तथा अगर कोई वाहन किसी लेन में हो तो उसे फॉलो करें और बिना किसी अनुदेश के लेन को तोड़े नहीं। कहाँ ये होता है, लोग तोड़ देते हैं इस नियम कानून को। उसके बाद वही गति नियंत्रण में आपकी बात की जाए तो ड्राइविंग करते समय गति सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उचित गति में वाहन चलाना चाहिए। ऐसा आप वाहन की स्पीड रखें कि आप उसको अपने बस में रखें, कंट्रोल कर लें, आउट ऑफ कंट्रोल आपसे नहीं होना चाहिए। वही आप यू टर्न लेते समय दूसरे वाहनों का भी ध्यान रखें। वही आप उसी में वो आपका हुआ यातायात के कुछ संकेत आ जाते हैं, जैसे यातायात के मुख्य तीन संकेत किसी भी शहर के चौराहे पे लगे होते हैं। ये संकेत 3 रंग को दर्शाते हैं, जिसके बारे में यहाँ आपको हम बता रहे हैं। अब वही आप लाल लाइट देखेंगे, लाल लाइट जलती है तो उसका मतलब ये होता है, लाल लाइट का मतलब होता है अर्थात रुकना। जब भी आप किसी चौराहे से गुजरते समय वहाँ जब लाल लाइट जलती है तो आपको वहाँ रुकना होता है। वही अगर आपकी पीली लाइट जल रही हो वहाँ पे तो आप पीली लाइट का मतलब होता है कि चलने के लिए तैयार हो जाए। जब लाल जले तो रुकना चाहिए, पीली जले तो आपको तैयार होना चाहिए कि अब चलने वाले हैं। वही अगर हरी लाइट आपको दिखे तो हरी लाइट में अब चलने का संकेत करती है, आप चल सकते हैं। ये रहे आपके परिवहन एवं संचार का महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर इतने को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। तो आइए फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।